नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे SSGD के लिए ना भाई, तो उसी क्रम में ये नेक्स्ट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए बेटा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो बात ना करके जाते सीधे सवाल पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अनुपमा ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 800 रुपये में बेचा, जिससे उसे कुल सौदे में 2 सही 18% की हानि प्राप्त हुई। यदि उसने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा हो तो दूसरी वस्तु को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा। दूसरी वस्तु को उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। इजी है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा समझेंगे आप तो समझ में आएगा बेटा। ठीक है ना, आप पहले एक दो बार सवाल पढ़े तो समझ जाएंगे। अनुपमा ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 800 में बेचा। इसका मतलब दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, वो सेम है। ठीक है, एक वस्तु को कैसे बेचा उसने, तो बोल रहा कि एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। एक वस्तु को अगर 20% हानि पर बेचा, इसका मतलब 20% मतलब होता है 1/5 बेटा। इसका मतलब इस वस्तु का अगर सेलिंग प्राइस बेटा 5 रुपये होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपये होगा, तो इस 5 वाली वस्तु को उसने बेचा होगा, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो वो इसने 20% हानि पर बेचा है। मैंने 5 वाली वस्तु एक लॉस में बेच दी। ठीक है ना, 5 वाली वस्तु एक घाटे में बेच दी, 20% हानि पर बेची। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फर्स्ट वस्तु का है, पहली वस्तु का बेटा। ठीक है ना, ये पहली वस्तु की स्थिति है कि 5 की होगी अगर तो 4 में बेच दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वस्तु के बारे में पूछ रहा है कि तो बताओ दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ में बेचना चाहिए। दूसरी वस्तु के बारे में नहीं पता है। दूसरी वस्तु को कैसे लाभ पर बेचा या हानि पर बेचा, ये हमें नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये पता है कि जब ये दोनों वस्तु है, ये सेकंड वस्तु की बात कर रहे हैं। अब हमको ये इसने दे रखा है बेटा, ये दे रखा है कि जब दोनों वस्तुएं खरीदी और बेची गई हैं तो पूरे सौदे पर, ये हो गया कुल सौदा बेटा। ध्यान से समझिए, लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। पूरा सौदा, कुल सौदे की बात कर रहे हैं। कुल सौदे पे क्या होता है, तो उसने कहा पूरे सौदे पर उसे 2 सही 18/41% की हानि होती है। 2 सही 18/41 का मतलब हुआ बेटा 1/41। इसका मतलब कि अगर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 41 रुपये है तो इस पर 1 रुपये की हानि हुई। इसका मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 40 रुपये है बेटा। दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, 40 रुपये है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, 40 रुपये, और दोनों हैं कितने की, 41 रुपये की। अब पहले को कैसे बेच दिया, 20% हानि पर। अब दूसरे को कैसे बेचना है ये बताना है। ठीक है, और सवाल की पहली ही लाइन ये है कि दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा उसने, तो दोनों वस्तुओं को 800 रुपये में बेचा। प्रत्येक वस्तु को, सॉरी दोनों की जगह पे प्रत्येक वस्तु को 800 में बेचा, माने विक्रय मूल्य सेम है। अगर विक्रय मूल्य सेम है तो आप यहां देखो, जब दोनों का कुल विक्रय मूल्य 40 है बेटा, दोनों का विक्रय मूल्य जब 40 है तो इसका मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य इसका 20 होगा और इसका भी 20 होगा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तभी 40 होगा जाकर। ठीक है ना। अब विक्रय मूल्य अगर आपने सेम कर लिया, इसका 20 और इसका 20, जबकि है इसका कितना 4 लिखे आप, तो अब जब 20 करना बेटा तो 5 का गुणा कर दो, यहाँ 5 का गुणा कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये वस्तु 25 की है, बेच दी 20 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी वाली भी वस्तु जो है ना, ये भी बेच दी कितने में बेटा, अब आपको पता चलेगा कि दोनों का विक्रय मूल्य सर 20 है, तो ये बेच दी 20 में। अब यहाँ देखिए, दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, 41 रुपये, और पहली वाली का कितना है, 25 रुपये। तो आप कहोगे सर दूसरी वाली, इसका मतलब 16 को ही, 16 और 25 41, और 20 और 20 40। सही ना बेटा। तो इसका मतलब दूसरी वाली जो वस्तु है ना, वो 16 रुपये की है और बेची गई है कितने में, 20 में। 16 वाली वस्तु, दूसरी सेकंड वस्तु की बात करें बेटा, 16 की वस्तु 20 में बेच दी। अगर 16 वाली वस्तु आप 20 में बेचोगे तो प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया कितने का, 4 का लाभ हो गया। आप ये कह सकते हैं सर 4 का प्रॉफिट होगा। 16 पे 4 का प्रॉफिट है, कितने प्रतिशत बना, तो आप ये कहोगे सर ये 25% बन गया। तो दूसरी वाली वस्तु को कितने प्रॉफिट में बेचना चाहिए, तो वह है 25%। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है,
कोशिश करेंगे आपको इस ताकि समझ में आए सारी बातें। ठीक, हाँ जिन लोगों को नहीं समझ आता वो तो देखे ही नहीं वीडियो, क्या फ़ायदा उन्हें देखने से, वो आएगा नहीं, क्योंकि उनका खुद का वर्जन जो है ना वो लॉलीपॉप वर्जन है, तो समझ में नहीं आएगा। तो जिनको नहीं समझ में आता वो तो क्यों देखना है उसमें, स्किप कर जाओ, छोड़ जाओ, कहीं और देखो जहाँ समझ में आए। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे होगा समझ में। दूसरा सवाल देखिए बेटा, अगला देखिए बेटा नेक्स्ट। n एक 3 अंकों की न्यूनतम संख्या है, ठीक है, जिसे 10, 15, 20 से विभक्त करने पर 2 शेष बचता है। n के अंकों का योग क्या होगा। n एक 3 अंकीय संख्या, ये कह रहा है जो n है ना बेटा, n वो 3 अंकीय संख्या है। n क्या है, 3 अंकीय संख्या है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और n 3 अंकीय संख्या कैसी है, जो 10, 15, 20 से विभक्त की जाए तो उसे 2 शेष बच जाते हैं। चलिए तो ठीक है, तो पहले आप 10, 15, 10 से, 15 से और 20 से विभक्त होने वाली संख्या बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आप इन तीनों संख्याओं का लासा ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए बेटा। ठीक है ना, वो आ जाएगा 60। अब आपने लासा ले लिया, एलसीएम जो है ना, लासा जो है, लघुत्तम समापवर्त जो है, वो एक ऐसी संख्या है जो 10 से, 15 से और 20 से पूर्णता व्यक्त होगा। 20 या 60, 15 चौको 60, 10 छक्का 60। ठीक है ना भाई, ये पूर्णता विभक्त होगा। लेकिन अब चूंकि बात संख्या कितने अंकों की है, 2 ही अंक की है। आपसे कह रहा n जो संख्या ना, n बेटा वो 3 अंक की है। कितने की है, n एक 3 अंक की संख्या है। तो n को पहले आप 3 अंक की एक संख्या लिखिए। 3 अंक की न्यूनतम संख्या हो गई बेटा 100। कितनी हो गई, 100। अब आप इस 100 को अगर डिवाइड करेंगे बेटा 60 से, तो एक बार भाग जाएगा। ठीक है ना, कितने शेष बच गए, आप कहोगे सर 20 बच गए। अगर आपने इस संख्या में से, माने 100 में से, 100 में, तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, अगर आपने 100 में से 40 माइनस कर दिए बेटा, तो फिर संख्या 60 बची, और 60 में फिर अंक रह जाएंगे 2 ही। हमें चाहिए n 3 अंकों की संख्या, इसका मतलब 100 में से कम तो करना ही नहीं है, तो क्या करना, ऐड करना। कितना, तो इस 60 का भाग 40 में क्यों नहीं जा रहा बेटा, क्योंकि 40 ये कम है। कितना कम है, तो आपको सर 60 से भाग देना 40 में, तो 20 कम है। तो इस संख्या में आप 20 ऐड कर दो बेटा। क्या करेंगे, आप इसमें 20 ऐड कर दो। अब आपको मिल गया 120। 120 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 अंक हैं, और ये 60 से विभक्त हो जाएगी। तो 60 से विभक्त हो जाएगी बेटा, तो इसका मतलब ये 10 से, 15 से और 20 से भी पूर्णता व्यक्त होगी, क्योंकि 60 इन तीनों का एलसीएम है, और ये संख्या एलसीएम से कट जाती है तो इनसे भी पूरी कट जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि इनसे पूर्णता ना कटे, 3 अंक की संख्या बताओ जिसे भाग देने पर 2 बच जाए। तो ये तो पूर्णता कट रही है, तो आप इसमें 2 ऐड कर दो बेटा, तो आपके पास ये 122 आएगा, और ये 122 जो है इसमें 2 बचने लगेगा। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है, n के अंकों का योग बताओ। आपके लिए n आ गई बेटा, यही n है। 3 अंकों की ये न्यूनतम संख्या है, जिसे आप 10 से भाग दोगे तो 2 बचेगा, 15 से भाग दो तो 2 बचेगा, 20 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है n के अंकों का योग बताओ, तो आप n के अंकों का योग कर दो बेटा। 1 + 2 + 2 = हो जाएगा 5। तो n के अंकों का योग हो जाएगा 5। ठीक है बेटा, n के अंकों का योग 5 होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर बताएं बेटा। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा तो आप आराम से समझ पाएंगे। ठीक है ना, हाँ वही लोग रुके बेटा जिनको समझ में आता है, जिनको मेरी बात समझ में आती है। नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आप कहीं भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अगर हमें समझ पाते तभी रुकिए बेटा, समय खराब मत कीजिए। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी रेगुलरिटी आप लगातार देखें बेटा, है ना, पूरा वीडियो देखें। ये अगर आपको समझ में आए तो, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। समय बिल्कुल ख़राब नहीं कर रहा, जहाँ भी आपको समझ में आप उससे पढ़िए। ठीक बेटा, चलिए अच्छा नेक्स्ट देखिए बेटा, दूसरा सवाल तीसरा देखिए सवाल कह रहा है किसी परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 50 छात्र अधिक शामिल होते तथा 20 छात्र अधिक उत्तीर्ण होते तो अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का अनुपात 3:4 होता। प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी है। बिल्कुल इजी है, आप इजी सा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, आप ध्यान से समझिए बेटा। एक परीक्षा है जिसमें छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं
लिख देते हैं और यहाँ उत्तीर्ण लिख देते हैं और ये टोटल छात्र लिख देते हैं बेटा, ठीक है, कुल छात्र लिख दिया। अब पहली कंडीशन ये है कि 40% मतलब 2/5, 40% छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण रहे बेटा। इसका मतलब अगर कुल 5 छात्र हैं तो उनमें से 2 छात्र क्या हो गए बेटा, अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो फिर उत्तीर्ण कितने हुए, 3 छात्र टोटल हो गए बेटा, टोटल हो गए 5 छात्र, ठीक है ना, टोटल 5, उनमें से 2 अनुत्तीर्ण, 40% अनुत्तीर्ण हैं तो 5 में से 2 अनुत्तीर्ण हैं, तो फिर उत्तीर्ण बचे बेटा कितने, 3 छात्र उत्तीर्ण बचे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन होगी, ठीक है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि यदि परीक्षा में 50 छात्र अधिक शामिल होते, माने कुल छात्र 50 एक्स्ट्रा होते तथा 20 छात्र अधिक उत्तीर्ण होते, 20 छात्र ज़्यादा उत्तीर्ण होते, ठीक है ना, तो अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का अनुपात हो जाता 3:4, अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का अनुपात हो जाता 3:4। इसका मतलब यह बेटा कि टोटल छात्र हो गए अब कितने, 7। कोई दिक्कत किसी को? अगर समझ में नहीं आ रहा बेटा तो कमेंट कीजिए, दोबारा बताएंगे इस सवाल को, ठीक है ना, बाद में बताएंगे, दूसरे वीडियो में डाल देंगे इस तरह का सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता। देखिए पहले अनुत्तीर्ण कितने हैं बेटा, 40%, तो इसका मतलब 5 में से 2 अनुत्तीर्ण है, 5 में से 2 अनुत्तीर्ण तो उत्तीर्ण हुए 3, एक कंडीशन ये है। अब कह रहा है यदि परीक्षा में 50 छात्र अधिक शामिल होते और 20 छात्र अधिक उत्तीर्ण होते तो अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण का अनुपात 3:4 हो जाता, ठीक है, तो अनुत्तीर्ण 3 बेटा, उत्तीर्ण 4 बराबर 7। ये रेशियो, जो रेशियो 2-3 है, ये 3-4 में कब बदल गया, कैसे? उसने कहा कि यदि टोटल छात्र है ना बेटा, ये टोटल, ये 50 अधिक होते और जो पास वाले हैं ना बेटा, पास वाले ये 20 अधिक पास होते, लड़के यहाँ पे 50 लड़के ज़्यादा होते और यहाँ 20 ज़्यादा पास होते, ठीक है ना बेटा, तब ऐसा हो जाता है, ऐसा कह रहा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम से इजी है। आपको क्या करना है बेटा, यहाँ गुणा कर दो, ये हो गया 7×21 और ये हो गया 4×5 = 20। 21 और 20 में से माइनस करोगे बेटा तो बचेगा 1 यूनिट, 1 यूनिट बच गया बराबर। अब क्या करना है आपको, जैसे आपने यहाँ गुणा कर दिया, इनका यहाँ गुणा कर दिया है, वैसे आप यहाँ गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4×5 = 200, 7×2 = 14, 140, 200 में से 140 आप माइनस करोगे बचेंगे 60, 1 यूनिट का मान 60 हो गया। प्रारंभ में टोटल छात्र कितने हैं, तो आपको सर 5 थे टोटल, तो 5 यूनिट का मान बता दो, 5 यूनिट का मान हो जाएगा कितना बेटा, वो हो गया 300, ठीक है, वो हो गया 300। परीक्षा में टोटल 300 विद्यार्थी शामिल हुए थे। कोई प्रॉब्लम आई हो बेटा बताओ? देखो कह रहा था कि अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो बोले 20% अनुत्तीर्ण है, माने 2/5, 5 में से 2 अनुत्तीर्ण है, 5 में से 2 अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण हुए 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि अगर यहाँ पे 50 छात्र ज़्यादा होते, परीक्षा में ज़्यादा शामिल होते और 20 छात्र ज़्यादा उत्तीर्ण होते, ठीक है ना, तो ये रेशियो जो है ना, रेशियो वो अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण का वो 3:4 हो जाता है। तो अगर 3 फेल होते, 4 पास होते तो टोटल हो गया बेटा 7, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं देखना, ये रेशियो 2-3 था फिर 3-4 हो गया, तो ये बदला कैसे रेशियो, तो बोले कि विद्यार्थी 50 अलग हो गए और उत्तीर्ण वाले में 20 अधिक उत्तीर्ण हो गए, तो टोटल में 50 बढ़ा और उत्तीर्ण वाले में 20 बढ़ा, बस ऐसे लिख दिए। अब आपको कुछ नहीं करना, इनके रेशियो का गुणा कर दिया, 7×21 4×5 = 20, 21 में से 20 माइनस 1 बच गया, 4×5 = 200 हो गया, 7×2 = 14, 140 हो गया, माइनस करोगे 60 बच गया, तो 1 यूनिट का मान 60 हो गया। आपसे पूछा टोटल विद्यार्थी 5 यूनिट है बेटा, 2 अनुत्तीर्ण थे 3 उत्तीर्ण थे, टोटल 5 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है भाई। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक और शेयर कीजिए बेटा, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर सकते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो दोस्त में फ्रेंड्स में शेयर कीजिए बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है एक शंक्वाकार तथा एक बेलनाकार तंबू का आयतन समान है, ठीक है भाई। एक शंकु है, एक तरफ शंकु है, शंकु का आयतन है और दूसरी तरफ बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन, दोनों इक्वल है। मतलब शंकु का आयतन बेटा 1/3 πr² h और दूसरा πr
स्क्वायर एच, ठीक है ना। दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, ये सवाल में कह रहा है बेटा। एक कंडीशन तो ये कह रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि दोनों की ऊंचाइयां समान हैं। अच्छा चलिए बेटा, एक की ऊंचाई अगर h मान ली हमने, तो दूसरे की ऊंचाई चलिए कैपिटल N से मान लेते हैं, और दोनों का रेशियो 1:1 है। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, 1:1 है माने इक्वल है। तो दोनों इक्वल हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। देखो ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल कर दो बेटा, ठीक है ना। h से h कैंसिल कर दो, यहाँ ये r² बचा और 1/3 बचा। इसे कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं बेटा, ठीक है ना। ये बच गया, अंतर समझ में, इसलिए बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए आप, ये r² बेटा, और इस r² को इधर लाओगे आप, इधर पहुंचेगा 3/1। यहाँ से अगर आप ये लिखोगे r/r इज इक्वल टू, चूँकि दोनों पे पावर 2 है, स्क्वायर है, तो आप इधर लिखोगे तो लिख दोगे बेटा 3/1। आप इसे यहाँ से कह सकते हैं, इधर लिख दें बेटा r इज इक्वल टू, है ना, ये आ जाएगा √3/1। तो आपका आंसर हो गया √3/1, ठीक है ना। इसमें डी ऑप्शन लिखा बेटा इसने, 3 की पावर 1/2/1, बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी है। शंकु का आयतन लिखना था बेटा, शंकु का आयतन लिया, बेलन का आयतन लिया, सवाल करा दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल लिख दिया। ऊंचाई भी इक्वल, इसलिए ऊंचाई काट दी, पाई से पाई कैंसिल कर दिया बेटा, ये बच गया। r इधर लाए तो r² इज इक्वल टू 3/1 हो गया। तो यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ रूट हो गया, तो बेटा 3/1 हो गया है, यहाँ से लिख दिया, ठीक है। चलिए, कह रहा है एक बर्तन में शराब और पानी का अनुपात 3:5 है, ठीक है बेटा। एक बर्तन है जिसमें शराब दे रखी है बेटा और पानी दे रखा है। शराब और पानी का अनुपात 3:5 है बेटा। इसका मतलब टोटल वैल्यू 8 है। टोटल जो वॉल्यूम है वो 8 यूनिट बन गया, 8 बना, ठीक है ना। कह रहा है उसमें से कितना भाग मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए। मतलब टोटल मिश्रण शराब और पानी में से जितना टोटल निकाला जाए उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो मतलब टोटल जो वॉल्यूम है ना वो चेंज नहीं हो रहा बेटा। आपने निकाला शराब और पानी दोनों है और उतना ही पानी मिला दिया, इसका मतलब टोटल वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ा है। इनकी अपनी शराब और पानी जो है, पानी और शराब जो है ना, इनका तो आपस में बदल सकता है, लेकिन टोटल वॉल्यूम सेम रहेगा बेटा, ठीक है। जितना आप निकाले हैं उतना ही पानी मिला है, तो ये सेम रखना है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, बोले जितना मिश्रण निकालें उतना ही पानी मिलाएं, तो ये रेशियो हो जाता है 1:3 हो जाता है। इसका टोटल वॉल्यूम जो है टोटल हो गया बेटा 4। और अभी हम आपसे कह रहे हैं कि आपने निकाला शराब और पानी दोनों को, और जितना आप यहाँ से निकाले हैं उतना ही केवल पानी में आपने डाल दिया है। इसका अगर आप 2 लीटर निकाले तो 2 लीटर पानी मिलाए तो टोटल वॉल्यूम सेम रहते बेटा। तो टोटल अगर सेम रहते, यहाँ तो टोटल सेम नहीं है, यहाँ टोटल 8 है, यहाँ 4 है। इसका मतलब आपको टोटल सेम करना पहले। तो यहाँ बेटा अगर 8 है तो इसमें आप 2 से गुणा कर दो, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से भी करना चाहिए और यहाँ भी कर दो बेटा। इसका मतलब ये हो गया 2 और ये हो गया 6 और टोटल 8। अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखना है बेटा, जब आप निकाले थे तो मिश्रण से मतलब शराब भी निकली होगी और पानी भी निकला है, और जब आप मिलाए हैं तब केवल और केवल पानी मिलाए। शराब खाली निकाली गई, बस फिर कुछ नहीं किया गया। पानी निकाला भी गया मिश्रण के साथ में और मिलाया भी पानी गया, तो पानी में 2 बार चेंज हुआ है। तो आप इसे छोड़ो। यहाँ देखो शराब पहले 3 थी और शराब निकल गई बेटा। अब शराब कितनी बची, 2। तो आपको सर 3 थी, 2 निकल गई, तो अब कितने भाग निकाला गया बेटा, 3 थी शराब, अब 2 बची। इसका मतलब 1 यूनिट निकल गया। कितने में से 1 निकला, 1/3। आपका आंसर हो गया बेटा 1/3। इतने भाग आपको मिश्रण निकालना है। ऐसा लग रहा हो ना एकदम से, बिल्कुल इतना आसान सवाल लग रहा है आपको। भाई क्या समझना उसमें, फिर से सुनिए इस बात को बेटा। देखिए, एक मिश्रण है जिसमें शराब और पानी का रेशियो 3:5 है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम बना बेटा 8, टोटल मान है 8 लीटर, 8 यूनिट मान लो। अब कह रहा है इसमें से कुछ मिश्रण निकाल लो। मिश्रण निकालने का मतलब बेटा शराब भी निकाली जाएगी और पानी भी निकाला जाएगा, ठीक है। दोनों को निकाल लिया। सपोज दैट मान लो 1 लीटर इसमें से 1 लीटर इसमें से, तो 2 लीटर निकला, और वही जो 2 लीटर निकाले हैं उतनी ही मात्रा माने 2 लीटर पानी मिला दो। तो जब 2 निकाले 2 पानी मिला दे, टोटल वॉल्यूम कितना होगा बेटा, टोटल 8 हो गया। टोटल मात्रा सेम रही, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है कि अगर ऐसा करते हैं ना
तो मिश्रण में शराब और पानी का रेशियो 1:3 हो जाता है। तो जब 1 और 3 हो गया, इसका टोटल वैल्यू बेटा कितनी है? 4। टोटल वॉल्यूम कितना आया, टोटल आयतन कितना है? 4। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब यहाँ टोटल 8 है और यहाँ टोटल 4 रह गया, ऐसा कैसे है? जितना निकाले उतना ही मिलाएं तो बराबर रहना चाहिए। तो 8 यहाँ, तो 8 यहाँ भी करना था आपको, तो 8 यहाँ करना था, इसका 2 से गुणा कर दिया बेटा, 2 से यहाँ, 2 से यहाँ गुणा कर दिया। अब आप देख लो, पानी निकला भी है, शराब भी निकली है, और बाद में मिलाया क्या है? तो सिर्फ पानी। तो पानी में तो 2 बार चेंज हुआ, लेकिन शराब खाली निकाली गई है। तो पहले शराब कितनी थी? 3। अब निकाल दी गई है, और उसके बाद निकालने के बाद अब शराब कितनी है? 2। तो जब 3 थी 2 निकल गई, तो इसका मतलब 3 थी 2 बची है यहाँ पे, चूंकि अब रेशियो 1:3 है ना, तो 2 और 6 है, तो अब 2 बची है। 3 थी 2 बची, इसका मतलब कितनी निकल गई? तो आपको सर 1 यूनिट निकाल दी गई। 1 यूनिट कितने में से? 3 में से। तो बस 3 में से 1 यूनिट का मतलब 1/3 भाग, 1/3 भाग निकाल दी गई, बस आंसर हो गया। 1/3 निकाल दो, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है। एक 14/2/7% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं को क्रय मूल्य का अंतर 600 रुपये हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखो 2 वस्तु है बेटा, पहली वस्तु को बेचा कैसे गया? तो वो कह रहा है 14/2/7% लाभ पर। 14/2/7 का मतलब होता है बेटा 1/7, ठीक है ना, 1/7 इस लाभ पर बेचा गया पहली वस्तु को। इसका मतलब यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 7 है बेटा, तो उसे बेचा गया है 8 पर, इसका सेलिंग प्राइस हो गया 8, ऐसा बोला उसने सवाल में, ठीक है ना। पहली वस्तु की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट वस्तु हो गई, ये पहली वस्तु की स्थिति हो गई। 7 की वस्तु 8 बेच दी, एक कंडीशन बेटा। दूसरी वस्तु सेकंड की बात करते हैं। इस तरह का शायद इस सेशन में पहला सवाल था, उसमें थोड़ा सा वहाँ लास्ट वाला दिया था, ये नहीं दिया था, अब की बार इसमें ये दे दिया। लास्ट वाला पूछा आपसे, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा। अब ध्यान से देखिए, पहली वस्तु को बेच दिया बेटा 14/2/7% हानि पर, लाभ पर, इसका मतलब 1/7, 7 पे 1 प्रॉफिट कर दिया, तो इसका मतलब बेच दिया बेटा 8 में, ठीक है। दूसरी वस्तु को बेच रहा है 20% की हानि पर। 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब बेटा अगर 5 की वस्तु है तो उसे बेच दिया है 4 में। कितने में बेच दिया? 4 में। यहाँ 20% की हानि पर बेच रहा है और वहाँ प्रॉफिट में बेच रहा था। 7 वाली वस्तु 8 बेच दी, प्रॉफिट हो गया, 5 वाली 4 में बेच दी, लॉस हो गया, ठीक है। सवाल कह रहा था, अब देखिए ध्यान से, पहली ही लाइन ये थी दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता, बेचा सेम मूल्य पर जाता है बेटा। तो अगर बेचा सेम मूल्य पर गया तो विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो सेम कर लो बेटा, 2 से गुणा कर दिया। अब ये सेम हो गया बेटा, ये वस्तु 10 की है, 8 की बेच दी, लॉस हो गया। ये 7 की 8 की बेच दी, विक्रय मूल्य दोनों का सेम हो गया, ऐसा सवाल कह रहा है बेटा। विक्रय मूल्य सेम है, इसका क्रय मूल्य 7 है और इसका क्रय मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य इसका भी 8 है और इसका भी 8 है, ठीक है। अब आपसे कह रहा था कि दोनों वस्तु जो है ना, दोनों वस्तु बेटा पहली दूसरी, इनके क्रय मूल्य में अंतर है 600 का। आप अपने यहाँ देखिए बेटा, ये पहली वाली वस्तु 7 की है और दूसरी वाली वस्तु 10 की है, तो इनमें अंतर कितने का? तो आपको सर इसमें तो 3 यूनिट का अंतर है, 3 का अंतर है, और सवाल में 600 रुपये का अंतर है। तो अगर 3 यूनिट 600 के बराबर है तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का मान 200 रुपये है, 1 यूनिट 200 रुपये के बराबर। अगर 1 यूनिट 200 रुपये के बराबर है तो फिर 8 यूनिट का मान क्या होगा? क्योंकि आपसे सेलिंग प्राइस पूछा दोनों वस्तुओं का, तो 8 यूनिट का मान क्या होगा? तो 200 गुणा 8 कर दोगे आप, तो ये हो गया 1600 रुपये। कितना हो गया? 1600 रुपये बेटा। दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 1600 रुपये होगा, इसका भी 1600 और इसका भी 1600, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए बेटा, ठीक है ना, कमेंट कीजिए, लाइक को शेयर जरूर कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा। नहीं समझ रहा तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर आप कहीं और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब आपको समझ में आए तभी रुकिए, ठीक है। कंटेंट ठीक लग रहा हो तो रुकिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं।